हेलो फ्रेंड्स। बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था और ईपी पावलोव का हमने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग सीखने के सिद्धांत पढ़ रहे थे, यानी कि अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिक दो टाइप से थे, एक व्यवहारवादी थे और दूसरे संज्ञानात्मक थे। ठीक है, जो व्यवहारवादी थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों में हमने सबसे पहले पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उसके बाद ईपी पावलोव का सिद्धांत पढ़ा। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जान लेते हैं कि ये सीखने का सिद्धांत क्या कहता है। बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। ठीक है, अगर बीएफ स्किनर की हम बात करें तो ये क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ व्यवहारवादी, लेखक थे, आविष्कारक थे और सामाजिक दार्शनिक थे। ठीक है, तो ये बीएफ स्किनर के बारे में हो गया। ठीक है, इनके सिद्धांतों के अन्य नाम क्या हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो सिद्धांत ये दिए गए हैं, इनके कई सारे नाम रखे जाते हैं। ठीक है, कई सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। तो इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे हम लोग आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक के अपोजिट इन्होंने थ्योरी दी थी, उनकी एसआर थ्योरी थी, इनकी आरएस थ्योरी है। दूसरा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है कि इसमें सक्रिय रहना पड़ता है। तीसरा है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहा जाता है इनकी थ्योरी को। उसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके सिद्धांतों के नाम है। अगर हम बात करें स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे आरएस थ्योरी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम है। अगर हम प्रतिपादक देखें तो बीएफ स्किनर है। ठीक है, बीएफ स्किनर कौन है? प्रतिपादक है इस थ्योरी के। और इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जानवरों पे सबसे पहला जो प्रयोग था वो किसने किया था? तो वो किया था आपका थॉर्नडाइक ने। उसके बाद फिर पावलोव ने किया, फिर बीएफ स्किनर ने किया। ठीक है, सीखने के सिद्धांत दिए उन्होंने। तो बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो चूहे और कबूतर पे किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया था। और वहीं स्किनर की बात करें तो उन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बीएफ स्किनर है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दो प्रकार के व्यवहार बताएं। ठीक है, इन्होंने कहा व्यवहार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला प्रतिक्रियात्मक बिहेवियर, जो उत्तेजक की देन होता है। उत्तेजक की देन का मतलब मैंने आपको बताया था कि उत्तेजक क्या होता है? जो आपको उत्तेजित करे। जैसे क्या कि जैसी टॉर्च की रोशनी आपकी आंखों में गई तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती है ना। तो वो बोला कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या कहता है कि ये उत्तेजक की देन होता है, ये अपने आप नहीं होता। कोई उत्तेजक आपको उत्तेजित करता है तब ये चीज़ होती है। जैसे आपके आंखों में रोशनी डाल दी गई तेज, तो एकदम आपकी आंखें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये स्वेच्छा पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, अब आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका बिहेवियर है। तो दो प्रकार के बिहेवियर इन्होंने बताए। पहला प्रतिक्रियात्मक बिहेवियर, जो उत्तेजक की देन होता है, जो होता ही होता है। ठीक है, अगर उत्तेजक आपको उत्तेजित करता है। और दूसरा होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पे जोर दिया। जैसे अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, उन्होंने किस पे जोर दिया था? उन्होंने उद्दीपक को ज़्यादा जोर दिया था। अनुक्रिया पे इतना जोर नहीं दिया उन्होंने उद्दीपक के ज़्यादा जोर दिया कि उद्दीपक ही सब कुछ काम करवाता है। ठीक है, उद्दीपक के ऊपर ही क्रिया डिपेंड होती है। जबकि स्किनर ने क्या कहा कि नहीं, अनुक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें तो उत्तेजक द्वारा हो जाती हैं कंट्रोल, लेकिन कुछ चीज़ें अपने ऊपर कंट्रोल होती हैं कि हम उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये स्किनर ने कहा था कि अनुक्रिया पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया उसे देख लेते हैं। स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के लिए प्रयोग किया। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण कराया। ये देखो बॉक्स देखने को मिल रहा होगा आपको। इसके अंदर चूहे को डाल दिया जो भूखा था 2-3 दिन से। ठीक है, इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाया गया जिससे चूहा दौड़ लगाता था। ठीक है, तो घुमावदार मार्ग था इस बॉक्स के अंदर, जिसमें चूहा इधर उधर भागता रहता है। भूखा है तो कुछ ना कुछ इधर उधर भागेगा। अब इसमें क्या रखा था इन्होंने? अब इस बॉक्स में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने से भोजन प्राप्त हो सके। जैसे उसमें था, ठीक है, बिल्ली वाले में, तो वैसे इसमें भी था कि एक लीवर लगाया गया था। तो चूहा इधर उधर भाग रहा है तो लीवर पे उसका पैर पड़ता था, और जैसे लीवर पे पैर पड़ता था तो कुछ खाने की जो चीज़ें थी वो उसके उसमें गिर जाती थी। ठीक है, बॉक्स में, तो वो खा लेता था। तो ये चीज़ चल रही थी। तो जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। लीवर दबने से भोजन की प्राप्ति होती है। अब होता क्या है कि जैसे लीवर पे पैर पड़ता है तो भोजन उसके बॉक्स में गिर जाता है, वो भोजन कर लेता है। फिर वो इधर उधर दौड़ लगाता है, फिर वो लीवर पे पैर पड़ता है, फिर भोजन गिर जाता है। तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलती रहती थी। अब होता क्या था, वो लीवर, उसे पता चल गया कि ये लीवर है, इससे ही भोजन मिल रहा है। तो वो नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ कि लीवर पे सीधा सीधा पैर, जैसे उसे डाला जाता था बॉक्स में, वो सीधा लीवर पे पैर मारता था और भोजन कर लेता था। तो ये थी। तो ये किस पर जोर दे रहा है? ये पुनर्बलन पर जोर दे रहा है, क्योंकि जो चूहा है उसे भोजन चाहिए। ठीक है, तो उसे बार बार बल मिल रहा है कि हाँ लीवर पे पैर मारेंगे तो हमें भोजन मिलेगा। ठीक है,
अब क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। पुनर्बलन आवश्यक तथ्य है, क्योंकि इसमें पुनर्बलन बहुत जरूरी होता है इस सिद्धांत में, क्योंकि आपको कोई ना कोई चीज बल देती है काम करने के लिए। तो वहां पर काम करने के लिए क्या बल दे रहा है? तो जो भोजन है वो बल दे रहा है कि हाँ भाई हमें भोजन मिल रहा है, तो वो बार बार लीवर पे पैर मारता है, उससे भोजन मिलता है। दूसरा, ये सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगर मंद बुद्धि बालक है, उन्हें चीजें कम समझ में आती हैं, तो आपको क्या करना है? उन्हें शाबाशी देनी है, उन्हें प्राइज देने हैं, ठीक है, गिफ्ट देने हैं, ठीक है, उन्हें बताना है कि हाँ भाई, उन्हें जोर देना है एक तरीके से, ठीक है, आपको मोटिवेट करते रहना है, उन्हें पुनर्बलन देना है, तभी बच्चे वो सीख पाते हैं। ठीक है, और बच्चे तो ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, इन्हें चीजें कम समझ में आती हैं, नहीं समझ पाते, तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप उन्हें क्या करें? पुनर्बलन दें। ठीक है? उन्हें प्रोत्साहन दें थोड़ा-सा। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया है, क्योंकि इसमें अभ्यास कर रहा है, क्योंकि एक बार में तो पता नहीं लग रहा है ना कि लीवर पे पैर पड़ रहा है, तो आपको एक चीज़ को बार-बार करते जाना है, करते जाना है, तो ये अभ्यास पर भी ज़्यादा जोर देता है। ठीक है? तो इन विशेषताओं को आप याद रख लेना। ठीक है? अगर उसमें आती हैं कि शैक्षिक विशेषताएँ बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन की, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि पुनर्बलन जो होता है इसमें आवश्यक तत्व होता है। ये सिद्धांत जो होता है मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पुनर्बलन पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तीसरा, कि सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? शैक्षिक महत्व हो जाएगा इस थ्योरी का। ठीक है? जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है? तो ये इतना ही है, इसमें इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। ईपी पावलोव का जो है वो सिद्धांत बहुत पढ़ना, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उनके जितने भी सीखने के सिद्धांत थे वो समाप्त हो गए। अब हमें संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सिद्धांत पढ़ना है, और उसमें एक ही पढ़ना है, वो है कोहलर का सूझ का सिद्धांत। ठीक है? तो कोहलर जो है, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है? इतनी चीज़ याद रखना। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ये पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यह सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों की देन है, इसलिए इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये लोग समग्र यानी कि पूर्ण में विश्वास रखते हैं, अंश में नहीं। ठीक है? अगर कोहलर की बात करें, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है? इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? तो सूझ का सिद्धांत दिया। इसे अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत कहते हैं हम लोग। ठीक है? तो यह सिद्धांत जो है वो जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों की देन है, इसलिए इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये लोग क्या है कि समग्र यानी कि पूर्ण में विश्वास रखते हैं, अंश में नहीं। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, यानी कि पूरे में विश्वास रखते हैं, अधूरे में नहीं। ठीक है? जैसे क्या कोई समस्या है तो इसे पूरा इन्हें जानना है। ये नहीं कि तुम छोटे-छोटे टुकड़ों में उसे सॉल्व करेंगे। पूरा एक बार में बता दो, उसके हिसाब से ये लोग कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है? तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो कैसा कहलाता है? वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये लोग समग्र यानी कि पूर्ण में विश्वास रखते हैं, अंश में नहीं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? आपके कोहलर हो जाएंगे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो चिंपैंजी पे किया था, और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान था। प्रयोग कौन सा स्थान था? तो कहाँ पर प्रयोग किया? तो कैनारी द्वीप है, वहां पर इस पर प्रयोग किया था चिंपैंजी के ऊपर। प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? कोहलर हो जाएंगे। प्रयोग किया था चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान। प्रयोग स्थान क्या है? तो केनारी द्वीप है, वहां पर यह प्रयोग किया गया था। इस सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, और सोच का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कई सारे नाम हैं इसके। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या समग्र का, या पूर्ण का सिद्धांत। ठीक है? तो ये नाम याद रखना कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। समग्र सिद्धांत भी कहते हैं इसे, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, और सोच का सिद्धांत भी कहते हैं। अब चिंपैंजी पे उन्होंने प्रयोग किया, तो वो प्रयोग देख लेते हैं, क्या प्रयोग है। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। ठीक है? तो क्या किया था? सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, इसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गईं कि उन्हें एक दूसरे पे फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था। मतलब 2 छड़ें थी, ठीक है, जो पड़ी हुई थी, वो क्या होता था कि उन्हें एक दूसरे से जोड़कर आप बड़ा बना सकते थे। पिंजरे के बाहर केले इधर-उधर रखे गए थे। चिंपैंजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। ठीक है? अब चिंपैंजी क्या एक तरीके से जानवर ही थे, तो उसे कैसे पता कि अब हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे? केले तक उसका हाथ तो जा नहीं रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। छड़ें रखी हुई हैं उसके अंदर, और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर उन्हें बड़ा किया जा सकता है। ठीक है? अब उसे तो नहीं पता ना, वो धीरे-धीरे कोशिश करेगा। तो यही चीज़ है, और देखते हैं आगे। एकाएक चिंपैंजी की दृष्टि जो है वो छड़ों पे पड़ी, और उसने केले व छड़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है? उसे पहले नहीं पता था कि कैसे हम उठा सकते हैं। उसकी नज़र एकदम छड़ों पे पड़ी, तब उसके अंदर एकदम अचानक से ये थॉट आया कि हम इनको जोड़कर, इन छड़ों को जोड़कर हम केले को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? संबंध स्थापित कर लिया। उसने छड़ों को उठाया, अचानक एक दूसरे में फँसाया और उन्हें लंबा कर लिया, तथा उन छड़ों की सहायता से केलों को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है? तो ये कहलाता है सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड में अचानक आती हैं। कई चीज़ें होती हैं, कई थॉट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत दिन, मतलब समस्या पड़ी रहती है, प्रॉब्लम रहती है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन अचानक से एकदम आता है कि यार ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो यही कहलाता है कोहलर का सूझ का सिद्धांत। ठीक है? कोहलर ने क्या बताया था इसमें?
सिद्धांत में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य एक आकस्मिक ज्ञान मतलब ये चीज़ अचानक आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले से बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ की, अचानक से सूझ आती है। दूसरा कि सूझ वास्तविक स्थिति का निश्चित और तात्कालिक ज्ञान भी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सूझ है वो वास्तविक स्थिति जो भी है उसका निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान भी है जो अचानक आता है। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ का विकास उतना ही अधिक होगा, अर्थात सूझ का आधार कल्पना होती है। ठीक है, तो ये भी किसका कहना है? कोहलर का कहना है कि जितनी अच्छी आप कल्पना कर लेंगे उतना ही अच्छा सूझ का विकास होगा आपके अंदर। ठीक है, तो सूझ का आधार क्या है? कल्पना है। फिर है कि सूझ जो है वो अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, जो सूझ है वो अचानक आती है और इसके लिए कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है कि गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को अंतर्दृष्टि कहा। तो गेस्टाल्टवादी जो थे जर्मनी के, इन्होंने जो परिस्थिति है, जो भी कंडीशन है, उसका अगर आप सही से अनुमान लगा लेते हैं, उसका सही प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, तो इसी को अंतर्दृष्टि कहा था, इसी को सूझ कहा था। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमें ये कहता है। इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि सीखना धीरे-धीरे ना होकर अचानक होता है, क्योंकि व्यक्ति में सूझ अचानक ही विकसित होती है। तो कोहलर और इनके जो गेस्टाल्टवादी थे उनका कहना ये था कि जैसे क्या है कि जो थॉट है वो अचानक आते हैं या सूझ जो है वो अचानक होती है। ऐसा नहीं कि हम धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हैं, अचानक से ही चीज़ों को सीखते हैं। जैसे साइकिल है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे-धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि वो अचानक ही आप सीख जाते हैं। ठीक है, अचानक से एकदम पैडल-वैडल सही लग जाते हैं, बैलेंस बन जाता है और सीख जाते हैं चीज़ों को। तो ये गेस्टाल्टवादियों का कहना है। ठीक है, तो जितने भी सीखने के सिद्धांत थे वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके बाद थॉर्नडाइक का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, एग्ज़ाम में लिखने को सीधा-सीधा आएगा कि कोहलर ने कौन-सा सिद्धांत दिया था उसके बारे में बताइए 2 नंबर में, या कोहलर की सूझ के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये जो प्रयोग वगैरह किया था ये भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक तरीके से कहानी ऐसे याद कर लेना कि कैसे उसने चिंपैंजी को बंद किया, 2 छड़ें रख दी उसमें जिन्हें जोड़कर बड़ा कर सकते थे, बाहर केले रख दिए दूर-दूर जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो उसे अचानक से अंतर्दृष्टि आई, सूझ आई, उसने क्या किया छड़ों को जोड़ लिया और केलों को खिसका के खेलों को खा लिया। ठीक है? तो ऐसे करके हम चीज़ों को बनाकर लिख सकते हैं। और ये चीज़ लिख देना कि कोहलर ने क्या-क्या बताया था इसमें कि आकाश में ज्ञान होता है, वास्तविक स्थिति का निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान भी होता है सूझ। कल्पना जितनी अधिक होती है, सूझ का विकास भी उतना अधिक होता है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि सूझ का आधार क्या है? कल्पना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। ठीक है? तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।